Hello everyone, I am Abhay Shukla and today we are starting our series of modern Indian history and the topic is decline of Mughals. Okay, so decline of Mughals को समझने से पहले, एक्चुअल टॉपिक में जाने से पहले हमें किस किस चीज को पहले समझना है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं सर. ओके, सो सबसे पहले हमें समझना है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को. जितना जरूरी है डिक्लाइन को समझने के लिए उतना ही समझेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को. ओके, उसके बाद हमें समझना है मुगल के कोर्ट को कि मुगल के कोर्ट का कंपोजिशन क्या था. जो नॉबल्स थे, जिन्हें हिंदी में सामंत कहते हैं, जो नॉबल्स थे वो कहां कहां से आए थे. ओके, ईरानी नॉबल्स, तुरानी नॉबल्स, हिंदुस्तानी नॉबल्स, अफगानी नॉबल्स. तो इन दो चीजों को पहले अच्छे से समझना है. उसके बाद हम एक्चुअल टॉपिक में एंटर करेंगे जो कि है अपना डिक्लाइन ऑफ मुगल्स. और हर एक कॉज को याद नहीं करना है, एनालाइज करना है, समझना है, डीपली जाना है उसके अंदर. ओके, तो वो चीज हमेशा के लिए याद रहेगी. पिक्चर एकदम क्लियर करनी है सर, एकदम क्लियर करनी है सर. ओके, सो सबसे पहले समझेंगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को. अब एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले, प्रशासन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जानते हैं मुगल हिस्ट्री के बारे में. बहुत ही ब्रीफ, क्योंकि हमने अभी मेडिवल इंडिया कवर नहीं किया है तो थोड़ा सा जानना जरूरी है. मुगल एम्पायर की नींव रखते हैं बाबर. मुगल एम्पायर वाज सेट अप बाय बाबर इन 1526 आफ्टर डिफीटिंग अब्राहिम लोदी. ओके, और जो मेजर पावर का जो सेंटर था मुगल का वो था दिल्ली. दिल्ली से शुरुआत होती है मुगल एम्पायर. अब उसके बाद हुमायूं आते हैं. अभी तक अकबर के आने से पहले तक जो मुगल्स का रूल था वो बेसिकली दिल्ली के आसपास था, दिल्ली के आसपास वाले रीजन्स में. अब जब अकबर आते हैं देन मेजर एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन द रेन ऑफ अकबर. अकबर के राज्य में एक्सपेंशन होता है और अकबर एक्सपेंड करते हैं एम्पायर को दिल्ली से सेंट्रल इंडिया की तरफ, टुवर्ड्स द रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश. ओके, सो पहला एक्सपेंशन जो होता है मुगल्स का वो होता है अकबर की रेन में. अकबर को ग्रेट इसीलिए कहा गया है, एक्सपेंशन भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी एफिशिएंट होता है, इकोनॉमी भी एफिशिएंट होती है, हर एक चीज अकबर की रेन में परफेक्ट. इसीलिए अकबर को अकबर द ग्रेट बोला जाता है सर. ओके, सो अब हमको समझना है औरंगजेब के बारे में, क्योंकि अकबर के बाद जो मेजर एक्सपेंशन होता है वो होता है औरंगजेब की रेन में. अब अकबर एम्पायर को नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ओके, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से लेके आते हैं सेंट्रल इंडिया तक. इतनी बात पहले समझनी है. सेंट्रल इंडिया तक लेके आते हैं अकबर. उसके बाद जो नीचे डेक्कन वाला रीजन है, सदर्न रीजन जो कह सकते हैं, जैसे हम दक्षिण भारत जैसे कह सकते हैं, वहां पे एक्सपैंड करते हैं औरंगजेब. अब औरंगजेब वाले एक्सपेंशन को समझना और याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका इंप्लीकेशन हमें देखना है. ओके, अब इतना समझने के बाद अब हम समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को. ओके गाइस, सो एडमिनिस्ट्रेशन उतना ही समझना है जितना डिक्लाइन को समझने के लिए रेलेवेंट है. ओके, और अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो हम जागीरदारी सिस्टम और या फिर उसे मनसबदारी सिस्टम को समझने जा रहे हैं, क्योंकि ये समझना यही है सर. इसी को समझना है तो आप कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल्स को आराम से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. ओके, सो जागीरदारी सिस्टम. अब मैंने आपको बताया कि अकबर एक्सपैंड करते हैं एम्पायर को सेंट्रल इंडिया तक. छोटा सा एक मैप बनाते हैं, एक रफ मैप. ओके, अब एम्पायर यहां से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से लेके सेंट्रल इंडिया तक एक्सपेंड कर चुका है. अब इतने बड़े एम्पायर को गवर्न करने के लिए मुगल्स इसको डिवाइड कर देते हैं प्रोविंसेस में. ओके, सपोज एक प्रोविंस इतना, एक प्रोविंस इतना, एक प्रोविंस इतना, एक प्रोविंस इतना, एक प्रोविंस इतना. अब
इन प्रोविंसेस को फर्दर डिवाइड करते हैं जागीर्स में। जागीर्स, ओके सर, इतनी बात समझ में आई। अब सबसे जो हायरार्की थी मुगल एम्पायर में, वहां पे सबसे ऊपर एम्परर, और एम्परर इज द होल सोल अथॉरिटी ऑफ द एम्पायर। सारी पावर्स एम्परर के पास थी, जिसको चाहे उसको जागीरदार बनाएगा, जिसको चाहे उसको गवर्नर बनाएगा, जिसको चाहे उसको वजीर बनाएगा। ओके, सो हाईली सेंट्रलाइज्ड, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड था। अब इस चीज को करने के बाद समझते हैं कि हायरार्की क्या थी मुगल्स की। सो एट द टॉप इज द एम्परर, एम्परर, और एम्परर के बाद जो एम्परर के सबसे क्लोज होता था वो था वजीर, यू कैन से प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। ओके, अब इस पूरी एक प्रोविंस को गवर्न करने के लिए, पूरी एक प्रोविंस को, बहुत ध्यान से समझिएगा सर, इस पूरी एक प्रोविंस को गवर्न करने के लिए एम्परर एक गवर्नर को अपॉइंट करता था। गवर्नर को ये अथॉरिटी दी जाती थी कि वो इस प्रोविंस को मैनेज करे। ओके, और इन जागीर्स को मैनेज करने के लिए एम्परर जागीरदार अपॉइंट करता था, जागीरदार। ओके सर, अब थोड़ा सा जानते हैं जागीरदारी के बारे में। ये जो जागीरदार अपॉइंट करता था एम्परर, वो टोटली आंसरेबल होते थे एम्परर को। गवर्नर का काम था सिर्फ उनके काम को देखना। गवर्नर कैन नॉट पनिश जागीरदार डायरेक्टली, पनिशमेंट, रिवॉर्ड सब कुछ एम्परर देगा जागीरदार को। ओके, तो जागीरदार एम्परर ही अपॉइंट करता था, तो और जागीरदार एम्परर के ही तरफ लॉयल होते थे। अब यहां पे समझिएगा जागीरदार का काम क्या था, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जागीर बराबर नहीं होती थी। द साइज ऑफ जागीर इज नॉट यूनिफॉर्म। कोई जागीर बड़ी होती थी, कोई जागीर छोटी होती थी। सपोज किसी जागीर में 100 विलेजेस हैं, किसी में 50 है। जो जागीरदार ज्यादा बड़ी जागीर का मालिक है, ही इज मोर पावरफुल। ओके, और उसकी रैंक भी ज्यादा होती थी। दूसरी चीज जागीर के बारे में समझनी यह है कि जागीर वर ट्रांसफरेबल, नॉट हेरिडेटरी। अगर किसी को जागीरदार बना देता है एम्परर, तो ये नहीं है कि उसका लड़का भी उसी जागीर का जागीरदार बनेगा। इसीलिए कहा था इट वाज नॉट हेरिडेटरी, इट वाज ट्रांसफरेबल। अगर राजा का मन है, मान लीजिए इस जागीर पे जागीरदार J1 को अपॉइंट किया है, अब राजा का मन है इस जागीरदार J1 की जगह इस जागीर पे जागीरदार J2 को अपॉइंट करना है, ही कैन ट्रांसफर ऑल्सो। ओके, सो जागीर्स वर ट्रांसफरेबल, जागीर्स वर नॉन हेरिडेटरी, एंड जागीरदार वर लॉयल टुवर्ड्स एम्परर। अब जागीरदार का काम क्या होता था? ओके, मान लीजिए ये एक जागीर है, इसको हम नाम देते हैं जागीर J1। इस पे एक जागीरदार अपॉइंट किया है एम्परर ने। अब इस जागीर से जो भी लैंड रेवेन्यू आएगा, बहुत ध्यान से सर, जो भी लैंड रेवेन्यू इस जागीर से आएगा, उसको ये जागीरदार 3 तरीके से यूज करेगा। पहला तरीका, मिलिट्री मेंटेन करेगा, मिलिट्री मेंटेन करेगा। और कितनी मिलिट्री मेंटेन करनी है, कितने हॉर्सेस रखने हैं, कितने सोल्जर्स रखने हैं, दैट विल बी डिसाइडेड बाय एम्परर। ये एम्परर डिसाइड करेगा। जिसकी जितनी बड़ी जागीर होगी उसको उतनी बड़ी आर्मी मेंटेन करने का मौका मिलेगा, और जितनी बड़ी जिसकी आर्मी होगी वो उतना ही पावरफुल होगा। इसीलिए रैंक्स डिस्ट्रीब्यूट करता था कि 10,000 ही मनसबदार, 10,000 घोड़े हैं उसके पास, इस तरीके से। ओके, सो पहला काम, जो भी लैंड रेवेन्यू, वहां से जो भी पैसा आता था, उसको, उस पैसे का एक पार्ट जागीरदार को खर्च करना पड़ता था अपने एरिया में मिलिट्री मेंटेन करने में। और जब भी एम्परर को जरूरत पड़ेगी उस मिलिट्री की, जब भी वॉर होगा, तो ये मिलिट्री एम्परर की हेल्प करेगी। बेसिकली ये राजा की ही मिलिट्री है, बस मेंटेन कौन कर रहा है? जागीरदार। तो
One part of the land revenue is used by Jagirdar in maintaining military, in administering military. First part. Second part, जितना भी लैंड रेवेन्यू आता था उसमें से जितनी भी खर्चे हैं खुद जागीरदार के पर्सनल एक्सपेंडिचर, तो दूसरा पार्ट पर्सनल एक्सपेंडिचर पे। ये चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मिलिट्री को मेंटेन कर रहा है और पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए। और तीसरा पार्ट जो होगा वो जाएगा एम्परर के पास, डायरेक्टली टू द एम्परर। तो इस तीन तरीके से इस लैंड रेवेन्यू को जागीरदार यूज कर सकता है। अब सर इसको एनालाइज करिए, ये एनालाइज करना, ये समझना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे इन प्लासीटो पार्टीशन में शेखर बंदोपाध्याय कहते हैं कि दिस सिस्टम बिटवीन द एम्परर एंड द जागीरदार, ये जो रिलेशन है जागीरदार और एम्परर के बीच में, इसी की एफिशिएंसी पे टिका था मुगल एम्पायर। आप देखिए मिलिट्री भी मेंटेन कर रहे हैं ये लोग, पैसा भी बेच रहे हैं, ओके, और सैलरी भी एम्परर नहीं दे रहा है, जो कुछ भी उनको जितना पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्टली इसी लैंड रेवेन्यू से। तो इस सिस्टम का एफिशिएंट होना पहली बात, जागीरदार का लॉयल होना दूसरी बात, इन दोनों बातों पे डिपेंड करता था मुगल एम्पायर का फॉर्च्यून। ओके सर, ये समझना बहुत जरूरी है। अब मिलिट्री भी मेंटेन कर रहे हैं तो मुगल एम्पायर की स्ट्रेंथ वो भी डिपेंड कर रही है इस सिस्टम पे। दिस रिलेशन बिटवीन जागीरदार एंड एम्परर, this has to be efficient in order to maintain the strength of the Mughal Empire, because शेखर बंदोपाध्याय argues, शेखर बंदोपाध्याय कहते हैं कि मुगल स्टेट was a war state। वॉर स्टेट का मतलब है कि उसकी जो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड है उसकी मिलिट्री पे। सो इस सिस्टम का एफिशिएंट होना बहुत इंपॉर्टेंट था मुगल एम्पायर के फॉर्च्यून के लिए। अब इसी को हम लोग कहते हैं जागीरदारी सिस्टम, जिसमें एम्परर जागीर देता था और इनकी रैंक्स जो जागीरदार होते थे, जो मनसबदार होते थे, दे वर द हाई ऑनरेबल मैन, बहुत पावरफुल होते थे, खुद की मेंटेन कर रहे हैं आर्मी, बहुत पावरफुल। तो जितने भी नॉबल्स थे कोर्ट में वो चाहते थे कि उन्हें बड़ी जागीरदार मिले, बड़ी रैंक्स मिले, 10,000 जागीरदार, 20,000 की जागीरदार। तो ये सिस्टम अपना हो गया है। अब समझते हैं मुगल कोर्ट को, कि मुगल कोर्ट में जो कंपोजिशन थी नॉवेल्स की वो कैसी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना डिक्लाइन को समझने के लिए। सर अभी डिक्लाइन शुरू भी नहीं किया है और ये समझ गए तो डिक्लाइन पक्का समझ जाओगे सर। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ द मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट जो था, मुगल का जो दरबार था, उसकी कंपोजिशन के बारे में। मुगल कोर्ट, अब मुगल्स आए थे सेंट्रल एशिया से, तो सेंट्रल और जो मुगल का कोर्ट था वहां पे ये नहीं कि सिर्फ इंडियंस नॉवल्स ही थे, क्योंकि मुगल सेंट्रल एशिया से आए थे तो बहुत सारे डिसेंडेंट्स सेंट्रल एशिया के भी मुगल के नॉवल्स थे, वो चले आ रहे थे, उनके साथ ही आए थे। बाबर के साथ, जो भी बाबर का साथ इन्होंने दिया था वो चले आए थे उनके साथ ही, और यहीं पे इंडिया में ही बस गए थे। दे वर इंडियनाइज्ड, ओके, बट देन आल्सो देयर वाज अ फैक्शनलिज्म इन द कोर्ट। फैक्शनलिज्म का मतलब एक गुटबाजी थी मुगल कोर्ट में, उसी को समझना है सर, बहुत जरूरी है। सो जो भी नॉवेल्स पर्शिया के थे, दे कॉन्स्टिट्यूटेड द ईरानी फैक्शन। ईरानी फैक्शन, तो पहला फैक्शन या पहला जो गुट था मुगल कोर्ट में वो था ईरानी फैक्शन। दूसरा जो टर्की से जो तुर्की बोलते थे, जिनकी लैंग्वेज टर्किश थी, दे कॉन्स्टिट्यूटेड अनदर फैक्शन, तुरानी फैक्शन। ओके सर, और जो इंडिया में, अब आपको इंडिया में रूल करना है तो आपको अपने दरबार में, अपने कोर्ट में इंडिया के जो पावरफुल लोग हैं उनको चाहिए ना, वही तो आपको जनता के पास ले जाएंगे। आपको इंडियंस का सपोर्ट चाहिए ना इंडिया को रूल करने के लिए, वो कहां से आएगा? इंडियन से आएगा। सो वन मोर फैक्शन वाज देयर, हिंदुस्तानी फैक्शन। ईरानी फैक्शन, तुरानी फैक्शन, हिंदुस्तानी फैक्शन, अफगानी फैक्शन। सो मुगल कोर्ट
was divided into these factions. इन गुटों में बटा हुआ था मुगल कोर्ट. इवन दो अगर जब तक राजा स्ट्रांग होगा वो इनको मेंटेन कर लेगा, बट ईरानी फैक्शंस, अब मैंने बताया था आपको सबसे ऊपर राजा, राजा के बाद वजीर. ईरानी फैक्शन के लोग चाहते थे कि जो वजीर बने वो ईरानी फैक्शन का हो. इसका यहां से आए तो क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वजीर ही पास रहता है राजा के. तो जो ईरानी फैक्शन होगा इसका अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा तो इनकी बात ज्यादा सुनी जाएगी. दे वांटेड कि इनका वजीर बने. दे वांटेड कि जागीरदार जो भी बने, जो भी गवर्नर बने वो हमारे फैक्शन का हो. दे वांटेड कि हमारे फैक्शन का हो. दे वांटेड कि हमारे फैक्शन का हो. दिस क्रिएटेड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. सर ये बात को याद रख लो. This created internal conflict, internal squabbles within the empire. अभी इसका भी implication देखना आगे. ये बात याद रखना. The factionalism within the Mughal court was one of the reason for the decline of Mughals. वो समझेंगे कैसे? अभी के लिए ये मुगल कोर्ट का जो कंपोजिशन है, ईरानी फैक्शन, तुरानी फैक्शन, हिंदुस्तानी फैक्शन, they have loyalties towards their own group. Okay, so administration यानी जागीरदारी सिस्टम, मुगल कोर्ट का कंपोजिशन. अब ये दोनों चीजें समझ गए हम लोग. अब गाइस बेसिक समझ लिए हैं डिक्लाइन को समझने के लिए. यहां पे पहला वीडियो हम एंड करेंगे. दूसरा वीडियो बहुत ही जल्द आएगा. उसमें हम स्टार्ट करेंगे औरंगजेब की पॉलिसीज से जिन्होंने सेटबैक दिया मुगल एम्पायर को. बिकॉज हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज थी जिसके कारण ही डिक्लाइन की जो सिम्टम्स हैं, जो साइंस हैं, जो सेटबैक मिलता है एक मुगल एम्पायर को, वो औरंगजेब की पॉलिसीज की वजह से ही मिलता है. सो अगले वीडियो में हम लोग औरंगजेब की पॉलिसी से स्टार्ट करेंगे. अभी के लिए ये वाला वीडियो एंड करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स. सो गाइज, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, वर्क हार्ड, एंड यस, वी विल क्रैक इट टुगेदर.